खड़े होके बुलाते हैं हम सबके ग्रेट महागुरु जी महामहिम श्री ग्रेट महागुरु जी माधव सर। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. इस 3 दिवसीय वर्कशॉप को शुभ रूप से दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ करें। मैं माँ गुरु जी से करबद्ध अनुरोध करूंगा, माँ गुरु जी मंच पर आएं और मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा दीप को सेंटर में लेकर के आएं। वॉलंटियर थोड़ा हेल्प करें और आप सब लोग बैठ करके ताली बजाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सीनियर लीडर्स भी यहाँ पर हैं, मैं चाहूंगा माँ गुरु जी आपका आशीर्वाद मिले। सबसे पहले कृष्णपाल चौधरी साहब का स्वागत करते हैं आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर साहब। माँ गुरु जी से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे टाइगर को माँ गुरु जी आशीर्वाद दें। एक दिन है सपनों की पीके पांडे साहब।
अपने उम्मीदों का हमने सूरज झुकाए हैं। अरे हमी बवंडर हमी सिकंदर अरमानों का हमी समंदर आसमान के सिरे बांधते पाँव उठाकर सिंधु लांघते ऐसे हम हैं लीडर। रॉयल we must win, रॉयल we must win, रॉयल we must win, रॉयल we must win। कर्नाटकी कला तालियां अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर हमारे ग्रेट पेंटर मां गुरुजी श्री माधव सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आप सभी को देख करके। और मुझे लगता है कि अलग अलग शहरों से आप यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे देश के अलग अलग हिस्से से आप यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग पूरा भारत ही यहाँ पर बैठा हुआ है ना? तो देश के अलग अलग हिस्से से यहाँ पर बैठे हुए हैं और दिमाग में, जहन में शायद एक ही बात चल रही है कि जो सपना देखा है इस बिज़नेस में डायमंड बनने का, जो सपना देखा है इस बिज़नेस के माध्यम से जीवन को संवारने का, जो सपना देखा है अपने आप को इस बिज़नेस में कामयाबी के शिखर तक ले जाने का, वो शायद इस मीटिंग से पूरा हो। फिर लगता है कि इस मीटिंग से पूरा होगा, फिर लगता है कि शायद इस मीटिंग से पूरा होगा। हर बार कोई ना कोई एक मीटिंग अटेंड करने का मौका मिलता है, हर बार कोई ना कोई और मीटिंग। फिर कभी बताया कि सक्सेस प्रभु सेमिनार में आप जाएंगे तो शायद वहाँ से आपका जीवन बदलेगा। सबसे पहले किसी ने आपको ज्वाइन कराया तो बोला होगा कि बस आप ज्वाइन कर लो, जीवन बदल जाएगा। फिर किसी ने बोला कि 2 की टीम बना दो, फिर जीवन बदल जाएगा। वो 2 की भी बना दी, ज्वाइन भी कर लिया। फिर किसी ने बोला QSC बन जाओगे तो जीवन बदलेगा। फिर किसी ने बोला कि 50 की टीम बनाने तक ही कष्ट है, उसके बाद तो वाही वाह है। 50 की टीम बनाने के लिए भी उन्होंने बताया क्या करना पड़ेगा, एक सक्सेस प्रभु सेमिनार अटेंड कर लो, वहाँ से जीवन बदल जाएगा। वो भी अटेंड कर लिया। फिर बोला महागुरु जी की ट्रेनिंग अटेंड कर लो, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, वो भी अटेंड कर डाली होगी। फिर बोला डायमंडशिप अचीव करना चाहते हो, जब तक डायमंड नहीं देखोगे बनते हुए तब तक नहीं बनोगे, तो डायमंडशिप का जश्न भी शायद देख लिया होगा। फिर अपलाइन ने बोला कि एक मीटिंग और करनी पड़ेगी, तो वही मीटिंग ढूंढ रहे हैं तब से अभी तक, वो कौन सी है जो फाइनल वाली होगी, है ना? वो ढूंढ रहे हैं कि फाइनल वाली कौन सी है, जिसके बाद बोलो कि अब नहीं करनी पड़ेगी, इसी में काम पूरा हो जाएगा। तो हमारी कामयाबी का, सफलता का राज तो यही है कि एक मीटिंग और है, एक मीटिंग और वो एक मीटिंग और बोल बोल के अपलाइन जब हम ज्वाइन भी नहीं थे वहां से लेकर के यहां तक ले आया, तो लगता है कि यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक भी ले ही जाएगा, है ना? लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये बिज़नेस जो है, हमारे अपलाइनों ने हमें समझाया, सिखाया कि बिज़नेस पूरा का पूरा लीडरशिप का है, लीडरशिप को डेवलप करने का है। और हम लोग तो ठहरे आम आदमी, साधारण घरों से, साधारण परिवारों से आते हैं, अपना काम धंधा करने वाले सामान्य आदमी, और वहाँ पर उनको बोला जाता है कि आपको ये बिज़नेस में लीडर बनना है और लीडरशिप का बिज़नेस है। तो जानते तो कुछ है नहीं कि क्या लीडरशिप होती है और कैसे लीडर बना जाता है, लेकिन जैसे जैसे इस बिज़नेस में आना शुरू हुआ, बिज़नेस को करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचना शुरू किया। तो आइए देखते हैं, एक बहुत बड़े महान दार्शनिक हुए हैं सुकरात, उनका नाम आपने सुना होगा। तो उन्होंने एक बात बताई थी, द ओनली ट्रू विजडम
इज़ इन नोइंग यू नो नथिंग, कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा ज्ञान इस बात में जानने में है कि हम कुछ नहीं जानते, और द ओनली ट्रू विजडम इज़ इन नोइंग यू नो नथिंग, कि कोई भी आदमी इस दुनिया में संपूर्ण ज्ञाता नहीं होता, सब कुछ नहीं जानता। इसीलिए हमें कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। क्या सुकरात की इस बात से आप सहमत हैं सभी? ठीक है, बहुत बढ़िया। और मदर टेरेसा ने एक बात बोली थी कि आई कैन डू थिंग्स यू कैन नॉट, यू कैन डू थिंग्स आई कैन नॉट, टुगेदर वी कैन डू ग्रेट थिंग्स। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिनको मैं कर सकती हूँ और शायद आप नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनको आप कर सकते हैं और शायद मैं नहीं कर सकती। लेकिन हम मिल जाएं, मैं और आप दोनों मिल जाएं, तो मिल करके हम लोग एक ग्रेट थिंग्स यानी महान काम जरूर कर सकते हैं, मिल करके महान और बड़े काम जरूर कर सकते हैं। और ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो हम और आप मिलने का ही कार्यक्रम है। मैं कुछ भी इस मंच के माध्यम से आपको सिखाऊंगा नहीं, जो भी बातें यहाँ पर बोली गई कि इसमें सीखने का मौका मिलेगा। जो भी लोग आपको यहाँ पर लेकर के आए हैं, कि सिखाने के लिए लेके आए हैं, कुछ भी आपको सिखाएंगे नहीं, सिखाने का प्रयास भी नहीं करेंगे। हम लोग बातचीत करेंगे कि आप जहाँ पर जिस लेवल पर हैं तो कुछ न कुछ अनुभव आपके पास होंगे, कुछ अनुभव हमारे पास होंगे। और बातचीत के दरमियान में क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि किसी आदमी के पास में अगर 1 रुपया है और दूसरे व्यक्ति के पास भी 1 रुपया है और दोनों आपस में अदला बदली कर लें रुपए की, तो भी दोनों के पास एक ही 1 रुपया रहेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास कोई एक विचार है और दूसरे व्यक्ति के पास भी कोई विचार है, दोनों विचारों को अगर अदला बदली कर ली जाए तो दोनों के पास 2-2 विचार हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये मीटिंग है। इस मीटिंग में भी कोई भी हम बात सिखाएंगे नहीं आपको। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप जानते होंगे, आपके माध्यम से 3 दिन में हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद हम जानते होंगे और आप नहीं जानते होंगे, उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सही है? बातचीत तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कोई भी सीनियर नहीं है, जूनियर नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है और बड़ा नहीं है। हर आदमी के पास अपना अनुभव होता है, और इस बिज़नेस में हम कैसे काबिलियत को डेवलप करके या बिना किसी काबिलियत के भी कैसे हम सफलता के पायदान तक पहुंच सकें, इसका हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम हमारे ग्रेट ऑनरेबल डायरेक्टर्स का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि उनके विचार में एक ऐसा, उनके जहन में एक ऐसा विचार आया कि उन्होंने सेफ्स ऑफ जैसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी का उदय किया और हम जैसे हजारों लाखों लोगों को जीवन बदलने का अवसर दिया। एक ऐसा अवसर दिया, मैं ये कह सकता हूँ कि हमने बहुत सारे लोग देखे, लेकिन इतने प्योर इंटेंशन के, इतनी साफ नियति के और इतने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक छवि के व्यक्ति हमने जीवन में कहीं देखे नहीं हैं। बहुत ही ईमानदार, एकदम पारदर्शी, बहुत बड़े विजनरी और बहुत ही ऑनेस्ट, केयरिंग, लविंग, जो भी आप वर्ड और चुनोगे वो सारे शब्द कम पड़ जाएंगे इनके लिए। इस तरह की हस्तियां हैं। हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स का जरूर धन्यवाद देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स का, जिन्होंने हमें एक ऐसा मौका दिया कि सेफ्स ऑफ के माध्यम से हम हमारे ग्रेट ऑनरेबल सीनियर लीडर्स का, मेंटर्स का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे ग्रेट ऑनरेबल सीनियर लीडर, ग्रेट मेंटर, प्रेरणा के स्रोत श्री राजीव चतुर्वेदी जी, जिन्होंने शुरुआत से ही इस बिजनेस में कैसे बुलंदियों को छूना है, इस बात को उन्होंने सबसे पहले छू के दिखाया और हम जैसे युवाओं को प्रेरणा दी। शुरुआत से ही उन्होंने एथिकल तरीके से काम करके दिखाया और पूरी भारत की इंडस्ट्री को, भारत के सभी लाखों लोगों को ये संदेश दिया कि कोई आदमी चाह ले तो कोई भी मकाम अछूता नहीं रह सकता। इतनी ग्रेट हस्ती, मैं कह सकता हूँ लाखों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता होगा जो इतनी साफ छवि का, इतना ईमानदार, इतना केयरिंग और किसी को भी छोटा महसूस नहीं होने देते, इतनी अच्छी छवि के, और हमारे एक हीरो के रूप में और हमारे ग्रेट मेंटर, प्रेरणा के स्रोत श्री राजीव चतुर्वेदी जी सर, जिन्होंने शुरुआत से हमें प्रेरणा दी और सफल होने के बाद लोगों को एक संदेश दिया कि इस बिज़नेस के माध्यम से अपना जीवन बदला जा सकता है, एक सफल ज़िंदगी जी रहे हैं। और मोस्ट सिस्टमेटिक लीडर, और जिन्होंने शुरुआत से हर अचीवमेंट को सबसे पहले हासिल करके दिखाया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जिन्होंने राह दी, भारत में स्थापित करने में जिनका बहुत बड़ा रोल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, और ऐसे लीडर लाखों में कोई एक जन्म लेता है, और ऐसे दिग्गज हस्ती
संजय जैन जी के रूप में हमारे अपलाइन लीडर हैं, हमें धन्यवाद देते हैं उनका। और जोश के बादशाह दमदार लीडर, सिस्टम को पालन करने वाले श्री ओम प्रकाश सर, बहुत ही दमदार लीडर जो हमारे अपलाइन में आते हैं और जिन्होंने शुरुआत से ही सपोर्ट किया, सहयोग किया, और सिस्टम के एकदम वफादार, लॉयल और लोगों के साथ घुल मिल के काम करने वाले, और एक ट्रू गार्जियन का, एक दोस्त का रोल निभाने वाले, और सच्चे हितैषी के रूप में कोई व्यक्ति हो सकता है तो नरसिंह ग्रेवाल जी जैसा हो सकता है। और मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। बहुत ही दमदार लीडर, ऐसे सिस्टम के हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने इस सिस्टम को नई दिशा दी, इस सिस्टम को इतनी बड़ी बुलंदियों पर पहुंचाया, और हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर किया इस बात के लिए कि इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी को हासिल किया जा सकता है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, भारत में, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़े मकाम को अगर आप छुओगे तो वहाँ पर इन हस्तियों का नाम जरूर आता है। किसी भी लेवल को, किसी भी पैमाने को अगर आप देखोगे, नॉलेज के मामले में, सिस्टमेटिक होने के मामले में, इस अचीवमेंट के मामले में, कोई भी पैमाना जब लगाओगे तो हमारे ग्रेट मेंटर्स पे फिट बैठता है। तो ऐसी ग्रेट हस्तियाँ हमारे लीडर्स हैं, और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को जो लोग लीड करते हैं तो ऐसे ट्रू गार्जियन हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के छत्र छाया में काम करते हुए हमारा भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। तो थैंक यू हमारे सभी ग्रेट अपलाइन लीडर्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे बीच में एक ऐसी ग्रेट हस्ती मौजूद हैं जिनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूं। आज आप देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिवार्ड को, अवार्ड को, सफलता को सर पे नहीं चढ़ने देते। थोड़ी सी सफलता मिलती है, आदमी बहक जाता है, थोड़ी सी कामयाबी अचीव करता है और वो दाएं बाएं होना शुरू हो जाता है। और ये एक ऐसी हस्ती हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरे भारत में टॉप 10 लीडर्स का नाम छांटोगे जो अचीवमेंट के मामले में, इनका बिजनेस स्ट्रक्चर, इनकी लॉयल्टी, इनकी टीम, इनकी बैलेंसिंग, इनका अचीवमेंट, कोई भी, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, ऐसे टॉप 10 लीडर्स का नाम छांटोगे तो वहां पर विजय पाल जी का नाम जरूर आता है। इतना जबरदस्त नेटवर्क, इतनी जबरदस्त टीम, और उसके बावजूद भी सर में कोई घमंड नहीं, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही विनम्र। जैसे जैसे ऊपर होते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे सफल होते चले जा रहे हैं, वैसी वैसी पोलाइटनेस, विनम्रता और ज़्यादा दिखाई देती चली जा रही है। और किसी भी टीम के लिए ये फक्र की बात हो सकती है कि उनको एक ऐसा अपलाइन के रूप में मिले, और सिस्टम को भी एक बहुत बड़ा फक्र है। आज सेफ शॉप के लिए वो गर्व बन चुके हैं, प्राउड बन चुके हैं, फक्र बन चुके हैं, और रॉयल ड्रीमर्स टीम के लिए भी वो फक्र का विषय बन चुके हैं, और रॉयल ड्रीमर्स टीम के सबसे मजबूत स्तंभ हैं वो। और ऐसे लीडर होना अपने आप में गर्व की बात है। और मैं जरूर चाहूंगा दिल से सम्मान पूर्वक एक ऐसे ग्रेट लेजेंड के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे नेक्स्ट यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर विजय पाल सिंह, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मिशन है, सिर्फ एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं, मिशन नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं। लोग भी तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ अभी। और विजय पाल जी एक ऐसे जौहरी हैं जो कोहिनूर हीरे को ढूंढना जानते हैं, और कोहिनूर हीरा हमने सुना है कि एक ही है, और इंग्लैंड की महारानी के कब्जे में है। हम तो गए थे इंग्लैंड, तो लंदन में जब घूम रहे थे मैडम के साथ में, तो कोई चांद मांगता है, कोई कोहिनूर हीरा मांगता है, कोई कुछ मांगता है। हमने सोचा दिला तो सकते नहीं, कोहिनूर दिखा तो सकते हैं कम से कम। मैडम को बोला कि चुपचाप देख लो उसको 10 बार कम से कम, बाद मत बोलना कोहिनूर नहीं दिखाया, इधर ही है। तो वहाँ पर बहुत सारे हीरे लगे हुए थे, प्रॉपर्टी थी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है उनकी लंदन की महारानी की। और बकिंघम पैलेस में हम लोग घूम रहे थे लंदन में फैमिली के साथ में, तो वहाँ पर कोहिनूर हीरा देखा, तो अटैचमेंट है ना भाई, अपना है ना। तो बाद हमने कुछ नहीं घूमा, पूरा इधर ही इसी को देखते रहेंगे। बार बार एलिवेटर लगा हुआ था, उस पर होके जाते, फिर घूम के फिर वापस आ जाते। गार्ड बोले आप बार बार इधर ही आते, बोले बिल्कुल आएंगे, 10 बार आएंगे, 20 बार आएंगे, हमारा है। लाइन में लग के आ रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी ना आ रहे, हम तो देखेंगे बार बार। हाँ, लेकिन एक और कोई कोहिनूर हीरा हो सकता है, ये विजय पाल जी जैसे जौहरी ही ढूंढ के ला सकते हैं। और उन्होंने एक और कोहिनूर हीरे को ढूंढ के ला के दिखाया,
वो कोई और नहीं, आप सबके ग्रेट लीडर, ग्रेट लेजेंड मिस्टर जसवीर सिंह जी हैं। जसवीर जी एक ऐसे लीडर हैं, जसवीर जी एक ऐसे लीडर हैं जो एक छोटे भाई का रोल अदा करना बखूबी जानते हैं, जो एक बड़े भाई का रोल अदा करना भी बखूबी जानते हैं, जो एक अच्छे बेटे का, सुपुत्र का, सपूत का रोल अदा करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जो एक पिता का रोल अदा करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं बखूबी, एक पुत्र का रोल अदा करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और एक ट्रू गार्जियन का रोल अदा करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और एक अपलाइन का रोल अदा करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और एक अच्छी डाउनलाइन का रोल अदा करना भी अच्छे से जानते हैं। हर रोल में वो संपूर्ण फिट बैठते हैं। कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं होता, लेकिन कोई कोई होता है जो परमात्मा का बनाया हुआ संपूर्ण हो सकता है, और वो ऐसा व्यक्तित्व है जसवीर सिंह जी के रूप में। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जसवीर जी के जितनी उम्र है उससे कई गुना ज़्यादा समझ है उनके अंदर शुरुआत से। ये एक विशेषता है, ये विशेषता हर किसी के पास नहीं होती कि अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी होना, ये मतलब गॉड गिफ्ट ही होता है, हर एक के अंदर नहीं होता, और ये शुरुआत से जसवीर जी के अंदर दिखाई देता है। और किसी ने इनके बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि बड़ा आसान लगता है सफ़र मेरी कमाई का, सहा है दर्द मैंने भी खुद से लड़ाई का, जमाने बीत जाते हैं अपनी चाहत को पाने में, सांसें तक लगा दी अपनी ज़िंदगी बनाने में, ये ज़माना तुमको यूं बेकार कर देगा, मगर जिस दिन भी समझेगा तुम्हें स्टार बना देगा। वही लहजा, वही जज्बा, वही ईमान पैदा कर, झुका दे सर जो दुश्मन का, तू ऐसी शान पैदा कर, कोई रास्ता नहीं देता तू खुद ही में जान पैदा कर, यहाँ श्री जसवीर बैठे हैं तू भी ऐसा नाम पैदा कर, मैंने जो ख्वाब देखे हैं उसकी तस्वीर कैसी हो, वो चांद जैसी हो, उसकी तकदीर जैसी हो, मैं सोचता हूँ इस नेटवर्क में मेरी तस्वीर कैसी हो, तो मैं गर्व से कहता हूँ श्री जसवीर जैसी हो। तो मैं जरूर चाहूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कैसे सम्मान देना चाहिए, लेकिन दिल से एकदम भाव विभोर होके दिल से जैसे भी दो, आप लेट के बैठ के खड़े हो गए, जैसे भी सम्मान होना चाहिए जसवीर जी के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही दमदार लीडर, बहुत ही यूनिक लीडर, और इस टीम के कप्तान, इस जहाज में सवार हैं, उस जहाज के पायलट जसवीर जी, और तो सारे के सारे बब्बर शेर हैं पूरे। हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं परमपिता परमात्मा को, ऊपर वाले को, जिस रूप में मानते हैं आप, पूजते हैं, प्रे करते हैं, जिस रूप में मानते हैं, ईश्वर के रूप में, अल्लाह के रूप में, वाहिगुरु के रूप में, रब के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं, जीसस के रूप में, क्योंकि है तो सब कुछ वो एक ही, जिस रूप में पुकारो। अगर वो नहीं चाहते तो आज इस हम हॉल में नहीं होते, है ना। और तो उसका परमपिता परमात्मा का, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए, और कि हमारे जीवन में हर रोज़ नए चमत्कार हों, ऐसा उन्होंने हमको मौका दे दिया। और हम आगरा की सबसे शानदार प्रॉपर्टी में आज बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं अपने भविष्य को सजाने और संवारने के लिए। इससे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है बताइए, है ना। तो मोस्ट लकी पर्सन है, टुडे इज़ द ग्रेट डे, और हमें ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। कृतज्ञता का भाव इंसान को और ज़्यादा खुशियों से भर देता है। उसके मन में जब खुशियों का भाव आता है तो वो अचीवमेंट की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो ग्रेटफुल रहें और जश्न के मूड में रहें। खुशियों के मौका भी धन्यवाद देना चाहिए, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहिए हमें कि हमें एक ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसके लिए खुश हैं कि नहीं आप लोग। दमदार खुशी के मूड में रहना है, दमदारी के मूड में रहना है। और बहुत सारे लोग जश्न मना रहे थे, खुश हो रहे थे। वैसे तो ये टीम ऐसी है, जोश के मामले में कुछ बंदे तो ऐसे मैंने नोटिस कर रखे हैं, उनको कुछ मत बोलो उससे पहले चिल्ला पड़ेंगे। कुछ लोग होंगे उनको दबाना पड़ता है, ये और उल्टा है, कौन सा कोड वर्ड सीख रखा है, ऐसे इशारा कर दें तो पूरा हाल खड़ा हो जाता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट मैंने छांट रखे हैं टीम में, हैं ऐसे हैं। तो और ऐसे बंदे हैं जिनको मतलब जश्न मनाने के लिए कोई डीजे नहीं चाहिए,
वो कहीं जनरेटर चल रहा हो, उधर ही उसी की आवाज में डांस करके आ जाएंगे। जनरेटर पे भी डीजे समझ के आ जाते हैं, मालूम ही नहीं है कि जनरेटर बज रहा है कि डीजे है। तो 3 चीजें हासिल करना चाहता है प्रत्येक आदमी अपने जीवन में। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? हर आदमी अपने जीवन में पैसा कमाना चाहता है, उतना कि खर्चा भी हो जाए और बच भी जाए, उतना कि खर्चा भी हो जाए और बच भी जाए और सपने भी पूरे हो जाएं, उतना कि खर्चा भी हो जाए, बच भी जाए, सपने भी पूरे हो जाएं और कुछ सामाजिक कार्य भी कर पाए, दूसरों के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करके जा पाए, उतना पैसा कमाना चाहता है दुनिया का प्रत्येक आदमी। और दुनिया का प्रत्येक आदमी ये चाहता है। दूसरा, अपने पैसे को सही इस्तेमाल करने के लिए अपने जीवन में उसको समय भी चाहिए, और समय के साथ साथ अपने जीवन में वो सुरक्षा भी चाहता है, स्वतंत्र होने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, समृद्धि के लिए। या नौकरी पेशा वाले लोग ऐसे तो है, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो, चाहे सरकारी नौकरी करते हो, चाहे अपना खुद का काम धंधा करते होंगे, कोई दुकान करता होगा, कोई शोरूम खोलता होगा, कोई दूध का काम, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसे तो है सब लोग, है ना। हाँ, अब हर आदमी पैसा कमाता है जीवन में। ये तो हम लोग पैसा कमाते हैं। अब इसमें से 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक महीने कमाने वाले लोग बैठे होंगे। किसी के महीने की आमदनी 20,000 होगी, किसी की 40,000 होगी, किसी की 1 लाख होगी, 80,000 होगी, 60,000 होगी, ऐसी तो होगी सभी की। ठीक है, तो हम लोग पैसा कमाते हैं। और पैसा कमाने के लिए कोई आदमी मान के चलिए महीने में 40,000 रुपये कमाता है, 40,000 रुपये महीने में कमाता है, तो उसके घर का खर्चा, हर आदमी के जीवन में जो पैसा कमाता है वो कमाने को लेकर के उसके जीवन में खर्चे रहते हैं। और खर्चों में सबसे पहले एक खर्चा रहता है, इस खर्चे को हम दैनिक खर्चा बोलते हैं। कौन से? दैनिक खर्चे। दैनिक खर्चे कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं दैनिक खर्चे? जगह से बोलो। स्कूल फीस, राशन का खर्चा, बिजली का बिल, हाँ, स्कूल हो तो गया स्कूल का फीस, दूध का खर्चा और दवाई का खर्चा और किराया, मकान किराया और पेट्रोल का खर्चा और बिजली का बिल, ये हो तो गया बिजली का बिल, गैस का, मोबाइल का खर्चा, टीवी रिचार्ज, कपड़ों का, हाँ बोलते जाओ, हाँ, सब्जी का खर्चा, पेट्रोल का, अखबार का, ये जो भी खर्चे हैं आपके, ये सारे खर्चे आपके दैनिक खर्चे हैं। घर का, परिवार का, राशन का, बिजली का, मोबाइल का, न्यूज़पेपर का, इंटरनेट का, वाईफाई का, टीवी रिचार्ज का, पेट्रोल का, इसका उसका, जो भी राशन खर्चा, ये सब खर्चे हैं, है ना। ये दैनिक खर्चे हैं हमारे। ये तो बढ़िया दिख रहा है अभी तो। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये सारे खर्चे रहते हैं। थोड़ा सा इन्वॉल्व होके बात करेंगे हम लोग अभी, है ना। ये खर्चे हमारे चाहिए हमको। और ये खर्चे, अगर किसी घर में आमदनी 50,000 रुपये महीना हो तो ये खर्चे 50,000 के हिसाब से होते हैं। किसी के घर में अगर आमदनी 20,000 रुपये महीना ही आती हो डॉक्टर साहब, तो ये खर्चे 20,000 के हिसाब से होंगे। किसी के घर में 70,000 आती हो आमदनी, तो खर्चे कैसे हो जाएंगे? 70,000 में बजट बनेगा। बोलो हाँ कि ना। उसी हिसाब से पिलो कवर होंगे, उसी हिसाब से पर्दे होंगे, उसी हिसाब से बच्चों की शॉपिंग होगी, उसी हिसाब से मतलब घर का राशन होगा, और देसी घी से खाएगा, बटर से खाएगा, उससे खाएगा, उससे खाएगा। बात सही है कि नहीं है? मतलब कुल मिलाकर के कमा कितना भी लो, 10,000 कमा लो, चाहे 20,000 कमा लो, चाहे 40,000 कमा लो, चाहे 80,000 कमा लो, सब इसी में चला जाता है।
दैनिक खर्चों में कुछ बोलना चाहते हैं? अभी दैनिक खर्चों में पूरा हमारी आमदनी चली जाती है। ये हमारे जीवन के दैनिक खर्चे होते हैं, डेली के खर्चे होते हैं। और कुछ लोग समझदार लोग होते हैं, जागरूक लोग होते हैं। वो जागरूक और समझदार लोग क्या करते हैं? वो इसमें से बचत करते हैं, शेविंग करते हैं। बचत इस बात के लिए क्योंकि उसको मालूम है कि एक दैनिक खर्चे के अलावा एक खर्चा और होता है हमारे जीवन में, वो होते हैं भविष्य के खर्चे। कौन से होते हैं बोलो? भविष्य के खर्चे। तो भविष्य के खर्चे कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? भविष्य के खर्चे, हाँ, एक तो शादी का खर्चा, शादी खर्चा, और मकान का या घर का, मकान या घर, यानी घर हो, छोटा हो, एक कमरे का ही हो, लेकिन अपना हो, है ना? ये होता है, घर का खर्च का होता है। और क्या होता है? कार का, कार छोटी हो लेकिन अपनी हो, कार का। अरे इंश्योरेंस भी तो क्या है, वो तो बचत ही तो है। वो तो आप बचत करने का तरीका बता रहे हो, आप वही कर रहे हो। भविष्य के खर्चे की बात कर रहे हैं। आप बेटी को डॉक्टर बनाना है, बेटी को डॉक्टर बनाना है, तो बेटी डॉक्टर बनेगी। तो कब बनेगी? आज थोड़ी बनेगी, भविष्य में बनेगी। बेटी डॉक्टर बनेगी। मम्मी पापा 4 धाम जाएंगे, 4 धाम यात्रा करेंगे या हज पे जाएंगे। 4 धाम या हज, ये कब के खर्चे हैं? भविष्य के। कब होंगे ये? आज या भविष्य में? भविष्य में। आज वाले ये रहे, ये आज के हैं और ये भविष्य के हैं। अब क्या करते हैं, हमारे जो भी लोग हैं हमें सिखाते हैं कि भाई थोड़ी बहुत बचत भी करनी चाहिए, जैसा भी आप पैसा कमाते हो उसके आधार पर। तो हम जागरूक हैं तो हम बचत करते हैं। और किसी ने 1000 रुपया महीना की क्या किया, और पोस्ट ऑफिस में MIS खोल ली, किसी ने RD खोल ली, किसी ने सुकन्या खाता धन खोल लिया, है ना? है ना? कुछ बोलो तो, हाँ ना तो करो ऐसे तो। और आपने 1000 रुपये महीना अगर बचाया तो 1 साल में आपने 12,000 रुपये बचा लिए, तो 10 साल में कितने बचे? 1,20,000। और आपने अगर 40 साल तक कमाया, 40 साल तक बचाया, तो आपको कितना इकट्ठा हो गया? 4,80,000 रुपये। अब 4,80,000 रुपये आपने 40 साल में बचाया, तो पहले तो 40 साल बाद 4,80,000 अगर 4 गुना भी हो गए तो उस पैसे का 40 साल के बाद मूल्य कितना रहेगा? जो वैल्यू है वो डिवैल्यूएट हो जाएगी, है ना? लेकिन ये तो तब होगी ना जब बचेगा। इन दोनों के बीच में एक खर्चा और आ जाता है, दैनिक खर्चा और भविष्य का खर्चा। इन दोनों के बीच में एक और आ जाता है, वो होता है आकस्मिक खर्चा। हमने दैनिक खर्चे में से कटौती कर करके थोड़ा थोड़ा बचत करना शुरू की, और ताकि भविष्य के खर्चे पूरे हो सकें, ताकि बेटी डॉक्टर बन सके, ताकि अपना घर का सपना पूरा हो सके, ताकि एक छोटी सी कार का सपना पूरा हो सके, ताकि जिन माँ बाप ने सब कुछ अपना जीवन निकाल दिया मेरे लिए, उनको मैं 4 धाम भेज पाऊँ, हज की यात्रा करा पाऊँ, कुछ करा पाऊँ। तो इसके लिए मैंने इसके लिए करना शुरू किया बचत। लेकिन क्या हुआ, बीच में आकस्मिक खर्चे आ गए। और ये आकस्मिक खर्चे क्या होते हैं? अचानक से आते हैं। कभी किसी का कोई एक बड़ी बीमारी हो गई, किसी की एक्टिवा फिसल गई, और मालूम पड़ा 12,000 का बिल आया, और 12,000 आपने तो 1 साल में बचाए थे। 1 साल की बचत एक ही झटके में गई। कई बार तो ऐसा बन जाता है कि गाड़ी माइनस में चली जाती है। मतलब कभी कोई और दिक्कत आ गई, कभी कोई और परेशानी आ गई, कभी किसी का कोई झगड़ा हो गया, आकस्मिक सडन ऐसे खर्चे आ जाते हैं कि जो हम बचत करते हैं वो बचत पूरी इसी में चली जाती है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं? पूरी बचत इसमें चली जाती है, और ले दे के सेविंग के नाम पर क्रॉस हो जाता है। हमने दैनिक खर्चे में से 40,000 या 60,000 या 70,000 जो भी कमाते हैं,
उसमें से दैनिक खर्चे करते करते थोड़ा थोड़ा बचाया भविष्य के खर्चों के लिए, कार के लिए, चार धाम के लिए, हज के लिए, या बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए, उसके लिए हमने बचाना शुरू किया। अचानक से क्या हुआ, आकस्मिक खर्चा आ गया और वो सारी बचत को ले गया। क्या ये बात सही है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये भी हो गया और ये भी हो गया, लेकिन ये तो ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है ना, है? ये ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। और इसमें क्या क्या है? इसमें शादी का खर्चा है, मकान का है, कार का है, बेटी को डॉक्टर बनाने का है, और माँ बाप को चार धाम भेजने का है। तो अभी आप बताओ, बचत तो कोई जो करी थी वो तो यहाँ चली गई। अब बेटी डॉक्टर बनेगी कि नहीं बनेगी? तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है उसके लिए? या चार धाम मम्मी पापा को भेजना है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? या कोई और ट्रीटमेंट कराना है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? कोई आदमी बोलता है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं तो नौकरी में हूं, मैं तो इसमें हूं, मैं तो उसमें हूं। मैं माधव भी नौकरी में था और माधव को यह लगता था कि मुझे इस बिजनेस की आवश्यकता ही नहीं है। तो अभी मैं नौकरी में जरूर हूं और मैं प्लान कोई मुझे समझा रहा है, तो मेरे दिमाग में बार बार आ रही है कि मुझे क्या जरूरत है इस बिजनेस की। ये बिजनेस तो उन लोगों को चाहिए जो बेरोजगार हैं, जिनमें कोई काम धंधा नहीं है, जो खाली राम है। मैं तो सरकारी टीचर हूं, मुझे क्या जरूरत है करने की? मैं अकड़ रहा हूं, मैं ढंग से सुन नहीं रहा, मैं एक कान से सुन के दूसरे से निकाल रहा हूं, इसलिए कि मुझे लगता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग में गया और मेरे अपलाइन ने मुझे ये बात बताई, तब मेरी समझ में आया। उन्होंने मेरे से पूछा कि माधव जी क्या व्यवस्था है इसकी बताओ, इसकी बताओ, बाकी बात बाद में करेंगे। आपका प्रमोशन, आपका इंक्रीजमेंट, आपका जो भी मिलेगा सब लगा लो इसमें। सब लगाने के बावजूद भी ये भविष्य के, जब माँ बाप को चार धाम भेजना है, बेटी डॉक्टर बननी है, इसकी व्यवस्था क्या है? और इसकी व्यवस्था, मेरा तो चेहरा पीला पड़ गया। वही क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ क्या व्यवस्था है इसकी? चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे अपना खुद का काम धंधा करते हो, चाहे खुद का कोई व्यापार करते हो, मैं सबसे प्रश्न कर रहा हूं, मैं तो सबसे, इसकी क्या व्यवस्था है? नहीं है। तो जब नहीं है तो इसको करने के लिए कोई अगर रास्ता मिले और बताया जाए, तो क्या इस व्यवस्था के लिए, बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए कुछ कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए? तो फिर मेरे अपलाइन बता रहे हैं कि दुनिया में हर आदमी को 24 घंटे का वक्त देता है ऊपर वाला, 24 आवर। और 24 घंटे के वक्त में से कोई भी आदमी सुबह 3 घंटे का वक्त सुबह जागने में, तैयार होने में, पूजा अर्चना करने में और नौकरी तक जाने में, ट्रेवलिंग करने में 3 घंटे का वक्त निकाल देता है ना? तैयार होने में, पूजा करने में और ट्रेवलिंग करने में, नौकरी तक जाना पड़ता है ना, वहां तक 3 घंटे गए। इसके अलावा -3 कितने बचे? 21 घंटे। 8 घंटे नौकरी करता है, कम से कम 8 घंटे या इससे ज्यादा। फोर्स में होगा तो इससे भी ज्यादा करनी पड़ती है ना? कम से कम 8, तो 21 - 8 कितना बचा? 13 घंटे। 13 घंटे में से कोई भी आदमी, सामान्य आदमी 8 घंटे की नींद लेता है। क्या लेता है? नींद लेता है। तो 13 - 8 कितना बचा? हाँ, यहां पर 21 - 8 कितना बचा? नहीं, ओके, तो यहां पर बचा 13 घंटे। हाँ, यहां कितना बचा? 5 घंटे, 5 आवर। और 2 घंटे आदमी क्या करता है? 2 घंटे नौकरी करके लौटेगा तो ट्रैवलिंग करने में और इसके अलावा रिफ्रेश होने में 2 घंटे का वक्त उसमें निकाल देता है। कितने बचे? 3 घंटे। अब आप नौकरी, सुबह तैयार हुए, नौकरी पे गए, नींद ली आपने, नौकरी पूरी कर ली, ट्रैवलिंग का वक्त जोड़ दिया, तब जाके 3 घंटे का वक्त बच रहा है। ये मेरे अपलाइन मुझे समझा रहे हैं कि माधव जी 3 घंटे का जो इस्तेमाल जो करता है आदमी, अलग अलग लोग इसका इस्तेमाल अलग अलग तरह से करते हैं। इसमें थोड़ा टाइम टीवी देखते हैं, थोड़ा टाइम मोबाइल पे बिताते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, थोड़ा टाइम बच्चों के साथ बिताते हैं, थोड़ा टाइम कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है,
थोड़ा टाइम कोई पुलिया वाले दोस्त वगैरह उधर उधर बैठ लेता 10-20 मिनट, थोड़ा टाइम अपने कोई सुंदरकांड में बैठ गया जा करके, कोई उसमें बैठ गया जा करके, मंदिर में बैठ गया, थोड़ा टाइम आदमी अपने अपने हिसाब से इसको व्यतीत करता है। क्या ये बात सही है? कोई परिवार के साथ बैठता है, कोई पेरेंट्स के साथ बैठता है, कोई समाज में बैठता है, कोई पुलिया पे बैठता है, कोई टीवी के साथ समय बिताता है, कोई न्यूज़पेपर में, कोई इंटरनेट पे, कोई अपना समय बिताते हैं। अब बेटी को डॉक्टर बनाने की बात हो, बेटी डॉक्टर बनेगी, तो बेटी डॉक्टर बनाने की बात हो तो क्या ये 3 घंटे का इस्तेमाल, ये 3 घंटे क्या आप दे सकते हो? दे सकते हैं? तो मैंने भी लपक के बोल दिया हाँ दे सकता हूं। तो उन्होंने बोला ना ना ऐसे मत बोलो, अपनी मर्जी से मत बोलो, क्योंकि 3 घंटे आपके नहीं हैं, ये 3 घंटे किनके हैं? ये 3 घंटे उनके हैं जिनके संग आप बैठते हो, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ, टीवी के साथ, इंटरनेट के साथ, वही तो हैं। और बगैर पूछे आप दे रहे हो। तो वो टाइम अगर आपने दे दिया तो ये बात जरूर है कि बेटी डॉक्टर बन जाएगी, लेकिन जिनका टाइम कट कर रहे हो वो नाराज भी होंगे कि नहीं होंगे? इसीलिए सबसे पहले सेल्स ऑफ बिजनेस कोई करता है तो सबसे पहले कोई नाराज होते हैं तो घर वाले ही नाराज होते हैं, क्योंकि उनका टाइम कट करके आप इधर दे देते हो तो नाराज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? घर वाले, परिवार वाले, दोस्त, अरे ये तो सठिया गया, ये तो नवाब बन गया, ये आर लखपति बन, दोस्त भी ताना कसते हैं। पहले उनके साथ बैठते थे, टीवी का भी, मोबाइल का भी, इसका भी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हाँ लेकिन ये करते हो आप किसके लिए? बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए, भविष्य के खर्चों को पूरा करने के लिए, भविष्य के खर्चे पूरे करने के लिए। और इसके लिए उन्होंने बताया चाहो तो आप 3 घंटे को थोड़ा थोड़ा और बढ़ा सकते हो। अगर बेटी को डॉक्टर बनाने की बात हो तो क्या 1 घंटा देर से सोया जा सकता है कि नहीं सोया जा सकता है? तो 3 + 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 1 घंटे जल्दी जग सकते हैं कि नहीं जग सकते हैं? तो +1 एक और हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पहले 3 घंटे थे, अभी कितने हो गए आपके? 5 घंटे। तो आप 5 घंटे डेली काम करके सेफ शॉप में, और आप आने वाले समय में भविष्य के खर्चों की व्यवस्था अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। ये मुझे समझाया गया। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो ये बिजनेस किस लिए करना है? सबसे पहली बात इसलिए करना है कि मैं जानता हूं आज जो मैं कर रहा हूं, आज मैं डेली खर्चे तो मेरे चला लेता हूं, लेकिन मुझे भविष्य के खर्चों की व्यवस्था पड़ेगी। बचत जो करता हूं वो आकस्मिक खर्चे ले जाते हैं, भविष्य खर्चे के लिए चाहिए। ये जो चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए, इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इनको इग्नोर नहीं इसलिए नहीं कर सकते, इसलिए मेरे पास में आज ये व्यवस्था है कि मैं 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे डेली काम करके और सेफ शॉप में काम करके डेली अपने भविष्य खर्चों की व्यवस्था कर सकता हूं। भविष्य के खर्चे का मतलब इनकम भी भविष्य में ही आएगी, तुरंत नहीं आएगी। भविष्य के खर्चे की बात कर रहा हूं तो मैं, तो बेटी डॉक्टर भविष्य में बनानी है, पेरेंट्स को 4 धाम भविष्य में भेजना है, घर भविष्य में बनाना है, कार भविष्य में लानी है। इसलिए इसकी काम की आमदनी भी आपको भविष्य में मिलती है, इसलिए थोड़ा धैर्यपूर्वक काम करने की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया कि इसलिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो आदमी को पैसा चाहिए और समय भी चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए। तीनों चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? तीनों चीजें चाहिए। और तीनों चीजें कहां से मिल सकती हैं? कहां से मिल सकती हैं? अगर हम ट्रेडिशनल वे में देखेंगे, सामान्य वे में देखेंगे, अभी आप बैठे हैं, आप सेफ शॉप बिजनेस को जानते हो, तो इसके बारे में तुरंत बोल दोगे कि सर सेफ शॉप में मिल सकती है। लेकिन सामाजिक तौर पर अगर हम देखते हैं, इन तीनों चीजों को हासिल करने के लिए पैसा और समय और सुरक्षा, ये तीनों चीजें क्या कोई भी आदमी कहां से हासिल कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है? तो इन तीनों चीजों को प्राप्त करने का कौन कौन सा साधन है? तो साधन अगर देखते हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति चाहता तो है। तो अगर कोई व्यक्ति, कुछ लोग भाग्य के बारे में बात करते हैं कि सर पैसा अगर कमाना है तो मालूम नहीं कैसे कमाएंगे, लेकिन भाग्य में होगा तो आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो भाग्य के बारे में बात करते हैं, तो भाग्य जाग जाएगा। तो भाग्य जागता कितने लोगों का है? ये भाग्य के बारे में इग्नोर नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा, टाल नहीं रहा हूं, विरोध में नहीं हूं, लेकिन भाग्य के बारे में अगर बात की जाए तो भाग्य कितने लोगों का जागता है? भाई इन तीनों चीजों को हासिल करना है तो भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। ऐसे बात सुनिए कि नहीं सुनिए आप लोगों ने? मैं भी इस बात को मानता हूं, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा।
लेकिन भाग्य में नहीं होगा तो भी तो चाहिए ही ना, भविष्य के खर्चे तो तब भी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों जी, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? तो कई लोग बोलते हैं नहीं भाग्य में होगा तो मिलेगा। अरे भाग्य में जो होगा तो भाग्य में मिलेगा कब? तो भाग्य के बारे में बात करते हैं, कुछ ये वीडियो देखते हैं। इसमें एक भिखारी है वीडियो में, और ये भिखारी एक सड़क किनारे बैठा हुआ है और उसके पैर में कंकड़ लग गया है तो ब्लीडिंग हो रही है और परेशान है, न कपड़े हैं पहनने के लिए, न खाना है खाने के लिए, और न जूते हैं पहनने के लिए। तो जिस बिल्डिंग पे बैठा है, जिस रोड पे बैठा है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक पति पत्नी में, मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है। तो क्या सिचुएशन है, इस वीडियो को पूरा देख के समझना, आप बताना फिर। Auch wenn du auf 4 Buchstaben sitzt. Ich hab mir mit Vergnügen heute Morgen die Arschkarte bestellt. Nun hab ich endlich volles Programm, inklusive Blues. Und ich singe, als ob es kein Morgen mehr gibt. ओ बेचारे की बीवी लेके भाग गया और आप लोग खुश हो रहे हो अभी। लेकिन मैं ये बताओ, मुझे समझाने की कोशिश करो कि भिखारी के भाग्य में था, इसकी तो लॉटरी लग गई है। लेकिन ऐसे पूरे दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, तो भिखारी कितने होंगे उनमें? पोटेंशियल देखते हैं ना, स्कोप कितना है, स्कोप कितना है? 1 करोड़ तो होंगे ही ना, कम से कम की बात करते हैं, ज़्यादा क्यों मान रहे हो? वो कह रहा 200 करोड़ तो होंगे ही। तो 1 करोड़ अगर हुए तो उन 1 करोड़ भिखारियों में इस तरह की लॉटरी कितने लोगों की लगेगी? नहीं, इक्का दुक्का जिसकी लगनी थी लग गई। क्योंकि आप देखो कि नहीं भाग्य के भरोसे बैठे रहें, तो पहले तो ये देखो कि जिस बिल्डिंग के नीचे कोई अगर दूसरा भिखारी इसको देख करके मोटिवेट हो जाए, भाई इसका भाग्य जाग गया तो अब आज का मैं भी कुछ नहीं करूंगा और मेरा भी लॉटरी लगेगी, ऐसे ही। तो जहां पर बैठा होगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि उस बिल्डिंग के ऊपर मियाँ बीवी झगड़ा ही हो रहा होगा? इस बात के कितने चांस हैं? और चांस हैं भी तो ये क्या गारंटी है कि उसकी बीवी जूते ही उठा के फेंकेगी? इसकी भी चांस नहीं है। और अगर फेंक भी दे तो कितना चांस है कि वो जूता आपके पैर में फिट आएगा ही आएगा? इस बात के कितने चांस हैं? हाँ, चांस कितने हैं? 1 करोड़ में 1 का, तो 1 का नंबर लग गया पहले ही। बाकी क्या करना चाहिए? बाकी को भरोसे बैठे रहना चाहिए या कोई दूसरा उपाय सोचना चाहिए? हाँ, तो वही बात कर रहे हैं। भाग्य भरोसे बैठने से हमारा नंबर नहीं लगने वाला कभी, ये समझने की बात है। लेकिन आप बताएं कि कोई भी आदमी जीवन में इन तीनों चीजों को तो चाहता है ना? क्या क्या तीनों चीजें कौन कौन सी हैं? पैसा, समय और सुरक्षा, ये तीनों चीजों को हासिल करना चाहता है। और इन तीनों चीजों को हासिल करने का दूसरा उपाय क्या है? कोई बताएगा आप में से? हाँ, अरे मेहनत तो कर तो रहे हो ना, नौकरी में काम धंधा कर तो रहे हो आप, और क्या करोगे अलग से? और कहाँ पे करें? एक तो भाग्य का बात करता है आदमी, और क्या करेगा? एक पिछली मीटिंग में एक बंदे ने बताया कि गुरुजी एक काम करो कि किसी अमीर लड़की को पटा लो, ऐसे करके बता रहा था। उससे तरीके पूछ रहे थे, तो आदमी जैसा होगा दिमाग वैसे तरीके बताएगा। तो ये कह रहा कि कोई मोटी वाली मोटरिया को पटा लो, पैसे से मोटी, और उसी की तो बात कर रहे हैं। तो मैं बोला तेरे से ही पटेगी क्या वो मोटरिया? कोई और बचा नहीं पृथ्वी ग्रह पे कोई। पहले तो ये है। दूसरा तो ऐसे बता रहा था, कहाँ गया? एक बंदे ने पोस्ट किया कि अमीर घर की लड़की कैसे पटाएं, कौन कौन जानना चाह रहा है? ये देखो, ये हाथ खड़ा कर रहा है, बोलो गुरुजी मुझे बता दो। क्यों भाई टाइगर साहब, किसको सुनाओगे इसको वीडियो को? तो ऐसी ऐसी उल्टी पुल्टी पोस्ट करते हैं और ताकि पैसे वाले बन जाएं। तो क्या इस बात से कितने चांस हैं कि पैसा, समय और सुरक्षा तीनों चीजें हासिल की जा सकती हैं? हाँ, नहीं है। तो और कोई तरीका बताओ।
क्या केवीसी में जाकर बन सकते हैं? हाँ, पहले तो ये देखो इस हॉल में बैठे हुए नंबर कितने का लगेगा इसमें? 2 सवालों को जवाब देने का तीसरे का दाएं बाएं देखना शुरू करे, यस वो या यू या हैं? 2 प्रश्न में सारी लाइफ लाइन इस्तेमाल होने के बावजूद भी बचनी नहीं कुछ भी, या यू हो जाएगी पूरी। हेलो, और फिर जिसकी या हो भी गई, 5 करोड़ जो कमा के ले भी आया, वो भी अब दोबारा से दूध बेच रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कमा तो लिया, लेकिन फाइनेंशियल वित्तीय एजुकेशन नहीं लेने की वजह से उस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है वो समझ नहीं हो पाने की वजह से जहां था वहीं फिर वापस आ गया। लेकिन बात तो कर रहे हैं ना, तीनों चीजें चाहिए, ये और ये। और भाग्य की बात करी आपने, वो तो कैंसिल है, वो तो चल नहीं पा रहा। दूसरा तरीका कौन सा बताया आपने? लड़की पटाने वाला मोटरिया, तो ये भी कैंसिल है। तीसरा केवीसी का है, तो ये भी कैंसिल है। चौथा आप लोग बताओ कहां से कमाने? तो तीनों चीजें हैं ना, हैं? ये तिजोरी की चाबी किन के हाथों में रही है शुरुआत से? कौन आदमी है जो पैसा, समय और सुरक्षा कमा के रखा है ट्रेडिशनल वे में? तो हम देखते हैं कि शुरुआत से ही कौन लोग पूंजीपति लोग रहे हैं जिनके पास, हम देखते हैं पुराने समय में, आज से सैकड़ों साल पहले के बारे में बात करते हैं, थोड़ा बैक में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो पुराना जमाना था वो जमाना था जमींदारों का, लैंडलॉर्ड्स का या राजे महाराजाओं का, है ना? या जिन लोगों के पास जमीन ज़्यादा थी, यानी कोई राजा है तो उस राज्य की जमीन सारी उसी की हो गई ना, हक उसी का हो गया, कर के रूप में, लगान के रूप में पैसा उसको मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा धनवान कौन होगा? राजा। या आपने सुना होगा कोई ऐसा उस राज्य में सेठ साहूकार भी हुआ करता था जो राजा को भी खरीद सकता है, इतना धन उसके पास हुआ करता था जमीन की वजह से, इतनी जमीन का मालिक हुआ करता था, हजारों बीघा जमीन का वो साहूकार हुआ करता था और वो धनाढ़ हुआ करता था। तो आपने सुना होगा आज से पुराने टाइम में, कुछ समय पहले तक भी, जो भी लोग शादी ब्याह भी करते थे तो ऐसे परिवार में करते थे जिनके पास जमीन ज़्यादा हो, खेत ज़्यादा हो, जमीन ज़्यादा हो। ऐसे सुना आप लोगों ने? तो जो पूंजीपति थे वो कौन लोग थे? जिनके पास क्या ज़्यादा है? बोलो, जमीन ज़्यादा है। जमीन ज़्यादा है वही पैसे वाले बन सकते हैं, वही पूंजीपति बन सकते हैं, वही धनवान बन सकते हैं। ऐसा समय था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहा, धीरे धीरे करके समय बदला। कई साल गुजरे, सैकड़ों साल गुजरे। कई साल गुजर जाने के बाद एक ऐसा समय आया कि जमीन की बजाय जो जमाना आ गया वो किसका आ गया? लैंड की बजाय लेबर का जमाना आ गया। आपने सुना होगा कि जिनके पास लेबर ज़्यादा थी, जिनके पास लोग ज़्यादा थे, जिनके पास पुराने टाइम में गुलामों की खरीदी बिक्री भी की जाती थी, या ऐसे राजे महाराजा हुआ करते थे जिनके पास जितनी बड़ी सेना है वही ताकतवर राजा हुआ करता था। अब वो जमीन से ताकतवर राजा नहीं कहलाएगा, अब किसकी वजह से? सेना कितनी बड़ी ज़्यादा है उस बात से। तो आपने सुना होगा कि जो राजा ज़्यादा बड़ी सेना का मालिक हुआ करता था वो दूसरे राज्य पे आक्रमण करके उसको भी अपनी सेना में मिला लिया करता था, है ना? तो ताकतवर कौन हो गया अब? जिसके पास मैन पावर है ना? मैन पावर, लेबर ज़्यादा थी, मैन पावर ज़्यादा थी, तो वो अब पैसे वाले होना शुरू हो गए, है ना? दूसरा, समय बदलने के बाद अब ये कोई राजा है, उसके पास जमीन ज़्यादा है लेकिन सेना कम है, तो भी वो नहीं रह पाएगा, कोई कब्जा कर लेगा दूसरा। तो जमाना किसका आ गया? लोगों का आ गया, लेबर का आ गया, मैन पावर का आ गया। इसके बाद में धीरे धीरे जो समय गुजरा, और समय गुजरने के बाद एक ऐसा समय आया कि जमाना किसका आ गया? निवेश का। जिनके पास कैपिटल थी, जिनके पास धन था, अब जिनके पास जमीन थी उनको कोई नहीं पूछ रहा, जिनके पास लोग थे उनको कोई नहीं पूछ रहा। ऐसे लोग जिनके पास धन था वो धन को निवेश करके उन्होंने उद्योग डाल दिए, उद्योग धंधे डाल दिए, फैक्ट्रियां डाल दी, उद्योगपति बन गए। और उनके निवेश की वजह से क्या किया? उन्होंने मार्केट पे पूरी पे कब्जा कर लिया। वो कब्जा कर लिया और उनकी मोनोपोली हो गई। क्या हो गई? मोनोपोली हो गई। और धन के हकदार सिर्फ वही लोग होना शुरू हो गए। अब जमीन वाले को कोई नहीं पूछ रहा, या जिनके पास लेबर थी उसको कोई नहीं पूछ रहा। जमाना बदलना शुरू हो गया। और जमीन की एक फोटो भी लगा हुआ है। जमीन के बारे में अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी जमीन की मालकन जो है वो इंग्लैंड की महारानी है। तो कानूनी तौर पर पृथ्वी की 16% जमीन की मालकिन वही है।
तो इसका मतलब ज़्यादा धनवान वही हुई कि नहीं हुई? ये पुराने टाइम की बात है। मतलब जमीन के आधार पर अगर किसी को मालिकियत देखी जाए तो जमाना किसका आ गया? पूंजीपति कौन है? ये पहले जमाना इनका था, फिर जमाना इनका बदला, फिर यहाँ पे आया, और जमाना बदलते बदलते किसका आ गया? जमाना इनका आ गया कि एक ऐसा जमाना आया कि अब जिनके पास ज़मीन है उसकी भी आवश्यकता नहीं है, लेबर ज़्यादा है उसकी भी आवश्यकता नहीं है, जिनके पास धन ज़्यादा है उसकी भी आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा कोई ग्रुप आया जिसने एक कंपनी की स्थापना की, और जिनके पास न तो ज़मीन है और न जिनके पास लोग हैं और न जिनके पास पैसा है, इन्होंने क्या किया? एक कंपनी की स्थापना की और इसके शेयर्स निकाले, और 10 यहाँ से पैसा आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से 50 जगह से धन इकट्ठा हुआ। इनके पास ज़मीन नहीं है, इनके पास लोग भी, मैन पावर भी नहीं है, इनके पास पैसा भी नहीं है। सिर्फ एक विचार, एक कंपनी ने 10 जगह से पैसा इकट्ठा करके, शेयर्स बांट करके, और क्या किया? वो तीनों चीज़ों का हकदार बन गया, मालिक बन गया। अब इनके पास में क्या हुआ? इनकी ताकत को न तो ज़मीन से मापा जा रहा, न लोग मैन पावर से नापा जा रहा, और न निवेश की बदौलत। सिर्फ क्या किया? एक कंपनी ने अपने आप को स्थापित किया, और शेयर्स बांटने की वजह से वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, एक ऐसा उद्योगपति बन गया जिसने तीनों चीज़ हमने जिसके बारे में बात की, पैसा, समय और सुरक्षा, तीनों चीज़ों का हकदार बन गए। जमाना बदलना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके एक समय और ऐसा आ गया कि अब इन चारों चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं है, चारों की भी आवश्यकता नहीं है। अब जमाना आ गया कि टैलेंट के बल पर भी कोई व्यक्ति पूंजीपति बन सकता है, या तीनों चीज़ों का हकदार बन सकता है, तीनों चीज़ों का हकदार बन सकता है। तो आपने देखा, न इनके पास में ज़मीन है, न इनके पास में ज़मीन है, न इनके पास में लोग हैं, न इनके पास कोई उद्योग धंधा है, उसके बावजूद भी मैन पावर भी नहीं है। सिर्फ काबिलियत की वजह से, टैलेंट के बल पर ये लोग भी स्टार बन गए। और किसी का भी उदाहरण लें, हजारों लोग उदाहरण हैं, चाहे आप नेहा कक्कर का उदाहरण लें, चाहे अरिजीत सिंह का उदाहरण लें, चाहे AR रहमान का उदाहरण लें, चाहे स्पोर्ट्स में किसी का लें, आप देखेंगे इनके पास कोई भी धन की और सुरक्षा की कमी नहीं है। क्या ये बात सही है? लेकिन इसमें नंबर कितनों का आता है? हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पैसा, समय और सम्मान, सुरक्षा, इन 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं। तीनों चीज़ें किसको मिलती हैं? या तो जिसके पास ज़मीन थी, तो क्या हमारा नंबर आता है? क्या हमारे पास ज़मीन है इतनी? क्या है? उसमें नंबर हमारा नहीं आता। उसके बाद फिर बात आती है, क्या हमारे पास मैन पावर है? वो भी नहीं है, वहां से भी कट हो गए। किस बेस पर, किस बात के आधार पर हम बात करते तीनों चीज़ों को कमाने की? कुछ तो चाहिए, तो वो भी नहीं है। फिर तीसरी बात करते हैं, क्या निवेश करने के लिए धन है हमारे पास? क्या हमारे शेयर्स हैं मार्केट में? वो भी नहीं है। अब चौथा, इन तीनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, चौथा होगा तो भी आप हकदार बन सकते हैं। और चौथा क्या? कि आपके बल्ले में इतनी ताकत होनी चाहिए जो विराट कोहली के में है। क्या आपके गले में वो सुर होना चाहिए जो AR रहमान के में है, अरिजीत के में है? क्या वो है हमारे पास? अरे गा तो हम लेते हैं, गाने की कोई बात नहीं है, लेकिन गा उतना ही पाते हैं, काम चलाऊ वाला, उसके दम पे मिलना कुछ नहीं है। ऐसे तो हजारों लाखों लोग गा लेते हैं, हजारों लाखों लोग खेल लेते हैं गेंद से, लेकिन उनके हकदार बन पाए तो नहीं है। तो क्या ये काबिलियत है? ये भी नहीं है। तो हम यहां से भी गए, लेकिन मांग तो इन्हीं की बराबर रहे ना। फिर जमाना आता है फ्री एंटरप्राइजेस का। फ्री एंटरप्राइजेस, कोई भी लोगों के लिए जो सर्विस देता है वो भी अपने आप को स्थापित कर सकता है। तो मैकडोनल्ड ने बर्गर बेचना शुरू किया, बर्गर हिट हो गया, लोग बर्गर खा रहे हैं, बदले में उसको पैसा कमा रहा है। तो अब या तो हमारे पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको बेच के लोग पसंद करें और हम पैसा कमाएं, कोई ऐसी रेसिपी, कोई ऐसा बर्गर, कोई ऐसा आइटम जो किसी पे ना हो और जो प्रचलित हो जाए पूरी दुनिया में। और जमाना इनका आ गया। अब इनके पास में क्या है? न तो इनके पास जमीन है, देखो, न जमीन है, न मैन पावर है, न निवेश करने के लिए धन है, न शेयर्स हैं, और ना ही योग्यता है, टैलेंट भी नहीं है। लेकिन ये एक रेसिपी लेके आता है बर्गर की और उसको बेचना शुरू करता है, लोगों को इतना पसंद आता है
कि लोग दीवाने हो जाते हैं। यहीं से पैसा कमाता है और ये पैसा कन्वर्ट हो जाता है कुछ समय के बाद में किस में, फ्रेंचाइजी में। फ्रेंचाइजी में बदल के पूरी दुनिया में छा जाता है। ये यहाँ तक, ये भी पैसे वाला बन सकता है, हकदार बन सकता है। लेकिन इसके बाद जमाना बदलता चला आ रहा है। अब एक व्यक्ति ऐसा भी पैसा कमा सकता है जिसके पास इन चारों पांचों में से कुछ भी नहीं है, न जमीन है, न लोग हैं, न मैन पावर है, न शेयर्स की वैल्यू है, न उद्योग धंधा है, न काबिलियत है, न टैलेंट है, न कुछ भी नहीं है, और ये रेसिपी भी नहीं है। लेकिन एक आदमी क्या करता है, एक विचार लेके आता है, न कंपनी है, न जमीन है, न पैसा है, कुछ भी नहीं है, विचार लेके आता है, एक प्लेटफॉर्म बनाता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। और वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर क्या करता है, दो जरूरतमंद लोगों को ढूंढता है। दो जरूरतमंद लोगों को ढूंढा, इनको ढूंढा कि इनको मार्कर चाहिए मार्कर, इनको ढूंढा। और इनको ढूंढा क्या मार्कर बेचना है आपको, मार्कर बेचने वाले को ढूंढा और मार्कर खरीदने वाले को ढूंढा, दोनों से कांटेक्ट कर लिया। बढ़िया चाहिए, बोला हाँ। आपको बिकवाने, मैं हूं ना। इनको बोल दिया मैं हूं ना। और ये मार्कर बेचने वाले को यहां जोड़ लिया और खरीदने वाले को भी यहां जोड़ लिया। इसके पास अपना खुद का नहीं, कुछ भी नहीं है, न कंपनी है, न जमीन है, न लोग हैं, न पैसा है, न कुछ नहीं है। बनाने वाला प्रोडक्ट ये है, खरीदने वाला ये है, दोनों को खुद से जोड़ लिया। और पिन से लेकर के जो आप मांगो वो सारी चीजों को अपने आप से स्थापित कर लिया। और स्थापित करने की वजह से प्रोडक्ट को सिर्फ प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी ले ली। इनके ना लेबर है, ना लोग हैं, बनाने वाला कोई और है, खरीदने वाला कोई और है। सिर्फ प्लेटफॉर्म देने की वजह से ये व्यक्ति भी दुनिया का बेताज बादशाह बन सकता है, और बन गया। बना कि नहीं बना? इसके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं होने के बावजूद भी ये पैसा प्लस समय और प्लस सुरक्षा, इन तीनों चीजों का हकदार बन सकता है। जितने भी विकल्प हैं इनमें से कुछ भी एक हो, लेकिन जमाना और कितना बदल रहा है। जमाना इतना बदल रहा है कि बदलते बदलते आप देखोगे प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर का जमाना आ गया, सोशल मीडिया का जमाना आ गया, सोशल मीडिया का जमाना आ गया। ये लोग भी धन कमा सकते हैं, उन तीनों चीजों को, उपरोक्त तीनों चीजों को कमा सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना आ गया। आप देखेंगे कि ये व्यक्ति ने, किसी ने व्हाट्सएप लॉन्च कर दिया, कम से कम ऑनलाइन मार्केटिंग वाला, अमेजोन वाला तो कम से कम एक जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करा रहा है, कम से कम प्रोडक्ट तो दे रहा है। आपको जो चाहिए वो मिल तो रहा है घर पे, लेकिन ये टाइगर खामा खामा ही कमा रहा है। इन्होंने ऐसे बंदों को ढूंढा, तुम खाली हो, कोई काम धंधा नहीं है, टाइम पास करना चाहते हो, मैं हूं ना। इसको बोला तुम पे कोई काम धंधा नहीं है, खाली हो, मैं हूं ना। दो खाली लोगों को पकड़ा और दोनों को भिड़ा दिया आपस में, और पूरी दुनिया में से खाली लोग मिल गए उनको, जो आधा घंटा बिताने वाले, 15 मिनट बिताने वाले, और खाली लोगों को अपने से जोड़ दिया। और खुद रोटियां बेल रहा है। ये देखो, ये फेसबुक का मालिक है, और ये टाइगर क्या कर रहा है, और ये दुनिया में चौथे नंबर का सबसे धनवान आदमी है। और कोई अगर बेचने निकले अपने देश को, उसके देश को खरीद सकता है। और ये टाइगर, इसके अलावा इसने हमको फेसबुक और व्हाट्सएप पकड़ा दिया, और खुद अपनी बीवी के साथ में रोटी बेल रहा है उधर। चलो अपन रोटी बेलते हैं। इसके पास क्या है? जमीन है इसमें? क्या इस पर मैन पावर थी? क्या इस पर निवेश करने के लिए धन था? कुछ भी नहीं है। सिर्फ, और कम से कम अमेजोन वाला तो कम से कम आपके पास कुछ पहुंचा तो रहा है, ये कुछ नहीं पहुंचा रहा। लेकिन आप देखेंगे इसने क्या किया, पूरी दुनिया से लोगों की लिस्ट कलेक्ट कर ली। क्या कलेक्ट कर ली? लिस्ट। इनका डाटा ले लिया, इनका डाटा ले लिया, इनका डाटा ले लिया, इनका डाटा ले लिया। और सोशल मीडिया का मतलब यही है कि जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट है वो उतना ही बड़ा धनवान है। आप देखोगे कि जिसके जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिसके जितने ज़्यादा फॉलोवर हैं, आज वो व्यक्ति उतना ही बड़ा सेलिब्रिटी है। क्या ऐसा है? पेटीएम क्या करता है? ये पेटीएम यहाँ खड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, न जमीन है, न लोग है, न पैसा है, न कंपनी है, न शेयर है, कुछ नहीं है। ये खामा खाम यहाँ बैठा हुआ है। इनको बिजली का बिल भरना है,
आपको बिजली का बिल वसूल करना है, दोनों को बोल दिया मैं हूं ना, मेरे थ्रू वसूल करो, मेरे थ्रू जमा करो। तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, और प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर से लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इन्होंने लोगों को स्थापित कर दिया, अपने से जोड़ दिया, और जिसने जितनी बड़ी लिस्ट कलेक्ट कर ली आज वो उतना ही बड़ा सेलिब्रिटी है, उतना ही बड़ा पैसे वाला है और उतना ही बड़ा धनाढ्य है। चाहे वो आप गो आईबीओ के बारे में बात करते हैं, गो आईबीओ का कोई भी होटल नहीं है, उसका खुद का अपना कुछ भी नहीं है, कोई गेस्ट हाउस नहीं है, ओला की अपनी कोई टैक्सी नहीं है, गो आईबीओ अपना कोई होटल नहीं चलाता है, और लेकिन सिर्फ ये प्रोवाइड करते हैं एक प्लेटफॉर्म जहां के माध्यम से लोगों को उन्होंने जोड़ लिया है, और लोगों को जोड़ लिया। एक नई पूंजी आई आज की डेट में, आज ट्रेंड में, चलन में एक नई पूंजी है, और पूंजी का नाम है संपर्क पूंजी। कौन सी पूंजी? संपर्क पूंजी, कॉन्टैक्ट पूंजी। लोगों के कितने ज्यादा कॉन्टैक्ट हैं वो उतना ही बड़ा पैसे वाला है। और आप जानते हैं कि इसके ऊपर एक किताब भी लिखी जा चुकी है कि आप संपर्क द्वारा पूंजी निर्माण कैसे करें, अपने संपर्कों को आमदनी में कैसे बदलें। बॉब प्रॉक्टर ने एक किताब लिखी है, और आप देखेंगे आज की डेट में कोई भी राजनीतिक पार्टी नोट से ज्यादा बड़ी होती है या वोट से ज्यादा बड़ी होती है? किसकी वजह से? सुना नहीं मैंने। वोट से। वोट का मतलब क्या हुआ? किसके संपर्क में लोग ज्यादा हैं वही ताकतवर है। क्या समझ में आया? किसके संपर्क में लोग ज्यादा हैं वही ताकतवर हैं। तो आज की डेट का कोई व्यक्ति ताकतवर, अमीर और पैसा, समय और सुरक्षा चाहता है, तो इसके लिए बड़ा बनना चाहता है, तो इनके लिए, तीनों के बनने के लिए क्या चाहिए? जमीन की जरूरत नहीं है, और लोगों की जरूरत नहीं है, मैन पावर की जरूरत नहीं है, और निवेश की जरूरत नहीं है, कंपनी होल्डर, कंपनी का एमडी होने की जरूरत नहीं है, और टैलेंट नहीं है तो भी चलेगा। सिर्फ आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं तो भी आप बहुत बड़े व्यक्तित्व बन सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो। हमको भी सेफ शॉप के माध्यम से एक ऐसा मौका मिल गया है जहां पर सिर्फ संपर्कों को इनकैश करके और हम भी तीनों चीजों के मालिक बन सकते हैं, तीनों चीजों के हकदार बन सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से, डायरेक्ट दिल से है ये। संपर्क के बारे में अगर देखेंगे, हमारे बिजनेस में कोई भी आदमी के इतने बड़े संपर्क नहीं है कि लाखों लोग उसको जानते हो, करोड़ों लोग जानते हो। मालूम पड़ा 50 मिलियन लोग आपको फॉलो करते हैं। 50 मिलियन की बात कर रहे हो? फेसबुक पर अगर कुछ पोस्ट कर भी दिया, इंस्टाग्राम पे, तो 50 लाइक ना मिले? 50 बार पलट पलट के देखा 50 लाइक मिले कि नहीं मिले? जिसको 50 लाइक भी नहीं मिल रहे, उस आदमी को किस बात का पैसा मिलेगा? बताइए, क्या बात का पैसा मांग रहे हो? लेकिन हमारे बिजनेस में क्या होता है, कोई आदमी मैक्सिमम लिस्ट बनाता है। कितने लोगों की लिस्ट बनाता है? बोलो जरा, हैं? कितने लोगों की लिस्ट बनाता है? बोल ही नहीं रहे। 100 की, 150 की, 80 की, 70 की, 40 पे आके तो उसका मतलब भूगोल बिगड़ जाता है। 40 नाम लिखते ही भूगोल गायब हो जाता है। लेकिन अगर कोई दमदार आदमी है, 200 की लिस्ट बना भी ली उसने, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग, समझ रहे हैं। 200 की लिस्ट अगर बना ली तो आप 200 की लिस्ट से भी कैसे पैसे वाले बन सकते हैं, ये बात कितने लोग जानना चाहते हैं? 200 की लिस्ट से आप हमारे बिजनेस में आए और आपने 200 लोगों की लिस्ट तैयार की। पहले तो आज के बाद याद रखना, प्रत्येक व्यक्ति की कम से कम 200 लोगों की लिस्ट बनवानी है आज के बाद हमको। हमारे बिजनेस में बहुत दिक्कत का बात है कि हमारे पास ले दे के कुछ भी नहीं है। एक ही काम है कि हम 200 लोगों को जानते हैं, उनकी भी लिस्ट नहीं बनाते और ना बनवा पाते। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करते वक्त ये आप हो, ये आपकी आईडी है। अब मुझे बताओ, आपको इस बिजनेस में लाखों रुपए क्या बात की वजह से मिले? क्या आपके पास जमीन है? क्या आपके पास में मैन पावर है? क्या आपके पास में धन है लगाने के लिए अरबों रुपया? क्या आप किसी कंपनी के एमडी हैं? आपके पास क्या है? क्या आपके पास विराट कोहली जैसी योग्यता है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ इनसे पूछा भाई साहब से, कमाना तो वही चाहते हैं सेलिब्रिटी की तरह, और
इनके पास में सिर्फ एक ही चीज है, क्या है कि 200 लोगों को जानते हैं, बस इतना ही तो है, इसके अलावा कुछ है? अगर बाहर मार्केट में आप जाओ कि 200 लोगों की लिस्ट है साहब, मुझे दे दो 6 लाख रुपए महीना, कोई देगा? क्यों टाइगर साहब? लेकिन यहां पर सेफ शॉप हमको मौका देती है, 200 लोगों की लिस्ट आप बनाते हो, 200 लोगों की लिस्ट ऐसी लिस्ट होनी चाहिए पहले तो जो आपकी बात मानते हो, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी में इसमें से एक भी ना माने, और इन 200 लोगों में से आप किसी एक व्यक्ति को यहां पे जोड़ते हैं और एक व्यक्ति को यहां पे जोड़ते हैं, ऐसी बिजनेस शुरू होता है। पीछे वाले थोड़ा रात भर, मैं जानता हूं रात भर ट्रेवल करके आए हो, नींद नहीं हुई है, पूरी अधूरी है, फिर भी हिम्मत दिखा रहे हो आप लोग, बहुत दमदारी वाली बात दिखाई आपने, है ना? ध्यान से सुनते हैं। क्या होता है, ऐसी बात सुन के नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि मास्टर अगर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा हो और अगर यही पढ़ लेते तो यहीं क्यों बैठे होते? इसकी हैबिट कहाँ है हमको? और ये मास्टर तो नौकरी छोड़ के आ गया, यहां भी मास्टरी दिखा रहा अपनी, है ना? है ना? लेकिन ये कहाँ मालूम था कि वो वाली क्लास अटेंड नहीं करने के बाद में भी पीछा नहीं छूटेगा क्लास अटेंड करने का, कोई और दूसरा पकड़ लेगा। हाँ, हेलो, तो 2 लोग आपने यहां पर हैं, 200 की लिस्ट लेके आए, एक राइट में एक लेफ्ट में आपने ज्वाइन कराया, क्या सही है? तो आपने सुना होगा एक रामायण में एक बाली का नाम सुना होगा आपने, एक पात्र हुए हैं बाली। बाली के बारे में एक विशेषता थी कि बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था, उसके सामने कोई भी योद्धा चला जाए उसकी आधी ताकत 50% उसमें चली जाती थी, समा जाती थी। तो इस बंदे में ज्यादा ताकत नहीं, हल्का फुल्का है, कोई कमजोर आदमी में उसके सामने कोई दमदार आदमी चला जाए तो दमदार आदमी की 50% इसमें चली गई और अपनी थोड़ी बहुत तो इसके अंदर होगी पहली, तो सामने वाले से भारी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसको उठा उठा के कूटेगा कि नहीं कूटेगा? हाँ, लेकिन अगर कितने लोग चाहते हैं अगर ऐसा वरदान बाली की तरह आपको भी मिल जाता तो मजा आ जाता? बाली वाला। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाली को वरदान प्राप्त था कि 50% ताकत आएगी। कितनी कितनी बोलो, कितनी? 50%। कितनी? हाँ, लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए सेफ शॉप का, आप 200 की लिस्ट लेके आए थे, कोई व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ा और ये 200 की लिस्ट लेके आया, ये भी तो 200 की लिस्ट लेके आया। बाली की को आधी ताकत प्राप्त होती थी, लेकिन थैंक्स टू सेफ शॉप आपकी 200 की लिस्ट पूरी इसकी थी, वो आपकी हो जाती है ऑटोमेटिक। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? 200 की लिस्ट है किसकी? इसकी। हो गई किसकी? आपकी। 200 की लिस्ट ये लेके आया, लिस्ट किसकी है ये वाली? इनकी। और हो गई किसकी अब? इसकी। और ताकतवर कौन है आज की डेट में? जिसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। कौन है? जिसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, जिसकी कॉन्टैक्ट बहुत बड़े हैं, जिसकी संपर्क पूंजी बहुत बड़ी है, संपर्क ज्यादा बड़े हैं। तो अब हमें क्या करना है? शुरुआत में आपकी टोटल लिस्ट कितने की बनी? सही बताओ। 200 आपकी, 200 इनकी और 200 इनकी, टोटल कितनी बनी? 600। तो सही बताओ, जो आदमी 600 लोगों की जिसकी लिस्ट है, तो क्या उसको लाखों रुपए मिलते हैं? कहीं मिलते हैं उसको? तो लाखों रुपए के लिए क्या करना पड़ेगा? इस लिस्ट को अब हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए शुरुआत में आप जुड़ते हो और आपकी टीम 2, 3, 4 की होती है तो पैसा नहीं आता, ज्यादा काम नहीं होता, लिस्ट ही छोटी है। लिस्ट अगर बड़ी देखनी है तो मन ललचा रहा होगा, ये पगड़ीधारियों की लिस्ट देख के दिल कर रहा होगा, वाह कितने किस्मत वाले, इनकी सबकी लिस्ट बड़ी है कि नहीं है? है कि नहीं है? इनकी लिस्ट बड़ी है, बढ़िया है कि नहीं? दमदार है कि नहीं है? लेकिन ये लोग भी ललचाते हैं, जब जसवीर जी और विजयपाल जी की तरफ मुड़ के देखते हैं तो मुंह फट जाता है इनका। हाँ, इतनी बड़ी लिस्ट के मालिक बैठे हैं,
बोलो। तो हमें क्या करना है आज के बाद एक ही मिशन बनाना है। आप यहां पर हैं यू, और आपकी टीम में प्रत्येक व्यक्ति जितने भी जुड़ते हैं, जितनी सेल जाती हैं, हर एक व्यक्ति की बिठा करके 200 लोगों की लिस्ट तैयार करवानी है। और जैसे जैसे अगर आपकी टीम में 10 लोगों की टीम बनी और 10 की 200 की लिस्ट बनी तो आपकी लिस्ट हो गई 2000 की। जैसे ही टीम आपकी 100 की बनी और प्रत्येक की 200 की लिस्ट बनी तो आपकी टीम की लिस्ट कितनी हो गई? 1 जीरो और बढ़ जाएगी। और जैसे ही 1000 की टीम बनी और 200 की लिस्ट बनती है तो आपकी 1 जीरो और बढ़ जाएगी। और अगर आपकी टीम बनती है 10,000 की और प्रत्येक की 200 की लिस्ट बनाते हो तो आपकी टीम में 1 जीरो और बढ़ जाएगी। और जैसे ही जीरो बढ़ना शुरू हुई तो आपका चेक में भी 1 2 3 4 5 जीरो लग के आना शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिक। बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ गया? क्या बात समझ में आई है? क्या समझ में आया है? और कईयों को अभी एहसास हो रहा होगा, माय गॉड, मैं तो लिस्ट बनाने पे ध्यान ही नहीं देता था इतना। किसी ने 30 नाम लिख लिए तो लिख लिए, और कोई लिखे तो लिखे ले, मैं खुद ही नहीं लिखता था। आज के बाद सबसे पहले एक संकल्प लेना है। यहां से जाने के बाद डाउनलाइन की लिस्ट कितने लोग बनवाएंगे? नहीं, ये नहीं करना। सबसे पहले अपनी लिस्ट जाके बनानी है, अपनी। और कई लोग सीनियर होते जाते हैं, बोला मैं तो सिल्वर प्लेटिनम बन गया, मैं क्या करूंगा लिस्ट बना के। अब डायमंड है चाहे कुछ भी है, प्रत्येक को जाकर के अपनी लिस्ट बनानी है आज के बाद। आज जाकर के कितने लोग हैं जो 50 की, 100 की, 40 की, 140 की, 200 की हिम्मत दिखा के लिस्ट तैयार कर सकते हैं? कर सकते हैं? अगर आप नाम ढूंढोगे तो कुछ न कुछ नाम तैयार कर सकते हो। और अगर ये टाइगर यहां पे बैठे हुए हैं, अगर ये तो वो लोग हैं जो लिस्ट अपनी बनाते ही नहीं है, ये तो सब लीडर बैठे हुए हैं। मैं लीडरों की बात करता हूं। 500 लीडर अगर इस हॉल में मौजूद हैं और 200 के हिसाब से लिस्ट तैयार कर लेते हैं तो कितने हो गए? 1 लाख नए लोगों का डाटा तैयार हो गया, जो इस बिजनेस में नंबर 1 टीम बना सकता है। इस टीम को धुआं उठा सकता है। जय हो। यकीन मानो अभी तो एक पन्ना खुला है, अभी ऐसे ऐसे पन्ने खुलने वाले हैं कि मैंने आपको वादा किया था, बोला था कि नहीं बोला था? ईमानदारी से दिल से बताओ कितने लोगों को अभी ऐसा लग रहा है यार अभी काम बड़ा कर दूंगा मैं? उम्मीद जाग रही है? अभी देखते जाओ। आज मागरू जी के हाथों में ये आया ना मार्कर और ये व्हाइट बोर्ड, ये 16 साल बाद आया है। और पहले आता था तो हम लोगों का बिल्कुल एकदम मीटर 70 कर दिया और यहां तक आके खड़े कर दिए। दोबारा आया है तो मुझे लग रहा है 500 यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के निकलेंगे। तो पूरी दमदारी के साथ, पूरे जोश जुनून के साथ, पूरे एंजॉयमेंट के साथ हम इस वर्कशॉप को अटेंड करेंगे। थैंक यू।